हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आनंद, आप देख रहे थे सिलेक्शन पॉइंट। आज के वीडियो के अंदर हम 100 ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। आपको पता ही है कि विज्ञान जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है और सब विज्ञान बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, जिसकी वजह से बहुत से कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो क्लियर नहीं होते। तो हम क्या करेंगे, टॉप 100 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और अब ये सीरीज जैसे कि मैंने शुरू की थी, मैंने आपसे कहा था कि मेरा सपोर्ट करिए। आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है ना, आपसे एक सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरा सपोर्ट करिए। ठीक है ना, लोगों के साथ वीडियो को शेयर कर दिया करो। ठीक है ना, इससे क्या होगा, थोड़ा सा व्यूज़ बढ़ जाएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और बाकी रही बात क्वेश्चंस की, वीडियो और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपके कंटिन्यू रहेंगे। चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट करते वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। अब देखो, सौर प्रणाली का जो आविष्कार है वो लिखा है न्यूटन, जॉन हेडली, कॉपरनिकस या फिर गैलीलियो। तो जो सौर प्रणाली का विकास था वो आपके कॉपरनिकस ने किया था। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि जो आपके कॉपरनिकस थे, एक प्रश्न और आ जाता है कि इन्होंने क्या बताया था। इन्होंने बताया था कि जो सूर्य होता है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है। इन्होंने कहा था कि जो सन होता है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है और जो बाकी ग्रह हैं वो उसकी परिक्रमा करते हैं। ये किसने बताया था, ये बताया था कॉपरनिकस ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, बहुत बार पेपर में आया है। सीधा सा उत्तर होता है कि वायुमंडल के विभिन्न परतों में अपवर्तन के कारण। अपवर्तन क्या होता है, जब भी प्रकाश की किरण, ठीक है ना, एक से अधिक माध्यम में चलती है, एक से अधिक माध्यम के अंदर ट्रैवल करती है, ठीक है ना, ज़्यादा माध्यम में, तो वहाँ पर अपवर्तन की घटना घटती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वायुमंडल के विभिन्न परतों द्वारा अपवर्तन के कारण। अगला है, चमगादड़ों में पाया जाता है। कह रहा है चमगादड़ों में क्या पाया जाता है। तो चमगादड़ जो होते हैं वो पराश्रव्य ध्वनियाँ जो होते हैं, पराश्रव्य ध्वनि उनके लिए केपेबल होते हैं। ठीक है। इसीलिए जो चमगादड़ होते हैं उन्हें रात में चलने में आराम रहती है। प्राथमिक व बुनियादी रंग कौन होते हैं, किन को बोला जाता है कि ये रंग जो है वो प्राथमिक हैं या फिर बुनियादी हैं। तो ध्यान रखना, लाल, नीला और हरा, इनको प्राथमिक कलर बोला जाता है। ठीक है ना, इनको प्राथमिक रंग बोलते हैं। अगला है, वाहनों के टायर किस लिए अच्छी प्रकार से फुलाए जाते हैं। वाहनों के टायर क्यों फुलाए जाते हैं, देखो अगर आप टायर फुला देते हो तो इसका जो टायर होता है ना, उसका जो बीच का एरिया होता है इस तरीके से, ये वाला, ठीक है ना, ये पूरे तरीके से रोड पे अच्छे से बैठ जाता है, जिसकी वजह से जो घर्षण होता है ना, जो उनमें घर्षण, वो क्या होता है, कम हो जाता है। तो घर्षण जो होगा मतलब न्यूनतम हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, टायर अच्छे से काम करेगा। तो बस हमारा आंसर हो जाएगा फिसलन से बचने के लिए। और यही होता है कि टायर को फिसलन से बचाने के लिए किया जाता है ऐसा। अगला है, शुष्क सेल एनोड किसका बना होता है। कह रहा है कि बताओ, शुष्क सेल का जो एनोड होता है वो किस चीज़ का बना होता है। तो सिंपल सा आप एक ध्यान रखिए कि वो ग्रेफाइट कार्बन का प्ररूप है ना, उसी का बना होता है। अगला है, रेलवे में दो पटरियों के बीच एक दूसरे सिरे तक उनके बीच में अंतराल छोड़ना चाहिए, आवश्यक होता है। कह रहा है कि ऐसा क्यों होता है। देखो, ऐसा होता है कि अगर इनके बीच अंतराल आप नहीं छोड़ोगे तो जो गर्मी आएगी ना, गर्मी के टाइम पर क्या होता है, इनके जो पटरियाँ होती हैं ऐसे करके यहाँ पे ये प्रसार करती हैं, तो वो एक दूसरे में टकरा जाएंगी, फिर टेढ़ी हो जाएंगी, इससे एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ग्रीष्म काल में विस्तरण से होने वाली घटनाओं को रोका जा सके, इसलिए ऐसा किया जाता है। अगला है कि फ्यूज तार की प्रकृति होती है, फ्यूज तार की प्रकृति कैसी होती है, ये जानना चाहते हैं। तो देखो, फ्यूज तार जो होता है, सबसे पहले आप ये जान लो कि किसका किसका बना होता है। तो उसमें क्या होता है, एक तो टिन होता है, ठीक है ना, फ्यूज तार के अंदर, और दूसरा क्या होता है, शीशा होता है। ठीक। तो फ्यूज तार टिन और शीशे का बना होता है। कितने कितने परसेंट होता है ये भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम के अंदर। ये 63% होता है और ये आपका 37% होता है, ये भी याद कर लो। फिर पूछा जा रहा है उसकी प्रकृति क्या होती है। तो उच्च प्रतिरोध और निम्न द्रवणांक होता है, प्रतिरोध बहुत ज़्यादा और जो द्रवण पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है। अगला है, यदि एनोड तथा संलग्नक एंटीनोड के मध्य की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो तरंग दीर्घ होगी या फिर क्या होगी, इस तरीके से पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखना, अगर उसके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो ये क्या होता है, ये 2 × d होता है, मतलब जस्ट डबल हो जाता है। तो ये 2d का मतलब हो जाएगा 60, इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 60। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर।
अगला है, देखिए मैं जितनी आसानी से समझा सकता हूँ उतनी आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सेशन पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलते हैं, अगला प्रश्न है, तरल पदार्थ का जो घनत्व है, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होगा? कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा? देखिए कुछ टिक लगे हुए थे, उनको थोड़ा सा इरेज किया है मैंने, बट स्टिल अच्छे से इरेज नहीं हो पाया है, तो हो सकता है आपको हिंट मिल रही हो, बट ट्राई करना, जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझो। तो देखो जो तरल पदार्थ होता है उसका जो घनत्व होता है वो गर्म करने पर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अगर पूछ ले कि जो जल का घनत्व होता है वो सबसे ज़्यादा कब होता है, तो याद रखना 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो वाटर होता है, ठीक है ना, उसका सबसे ज़्यादा जल घनत्व होता है। फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं तो हो जाएगा कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है? कौन से ईंधन, मतलब नाभिकीय रिएक्टर के अंदर जब आप ईंधन डालते हैं वो क्या होता है? तो नाभिकीय जो होता है उसके अंदर यूरेनियम का यूज़ किया जाता है। किसका? यूरेनियम का। अगला है, दृष्टि में पश्चदीप्ति सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है। क्या कह रहा है? देखिए दृष्टि में पश्चदीप्ति सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है। किसके आधार पर? कह रहा है जो दृष्टि हमारी जो एक्चुअली रेटिना होती है ना, उसके ऊपर आपको पता होगा क्या बनता है, दृष्टि पटल कहते हैं उसको, या फिर दीप्ति की वजह कहते हैं। क्या बनता है? उसके ऊपर हमारी इमेज बनती है, ठीक है, इस तरीके से ऐसे होता है ना, ये यहाँ पर आई का जो ऐसे, ये इस तरीके से आई होती है ना, इस तरीके से, तो ये वाला जो एरिया होता है रेटिना, यहाँ पर कह रहा है कि इस तरीके से लेंस होता है, ऐसे करके यहाँ पर बनता है, ठीक है। तो ये कह रहा है किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ध्यान रखना कि जो आई होती है हमारी वो कैमरे के सिद्धांत पर काम करती है, सॉरी, या फिर आप कह सकते हो कैमरा आई के सिद्धांत पर। तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा कैमरा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस पर आई थिंक हम लोगों का पहले भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो मैं कोशिश चाहूँगा कि आप खुद से कोशिश करो। ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ग्रीन हाउस गैस है वो आपकी कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है हमारा, ट्रांसफार्मर क्या है? सॉरी, सेमीकंडक्टर, एक मिनट थोड़ा नीचे कर लेते हैं। क्या है? सेमीकंडक्टर किसका एक अच्छा उदाहरण है? तो सेमीकंडक्टर का उदाहरण है किसका? जर्मेनियम का। जर्मेनियम जो होता है वो सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। अगला, ट्रांसफार्मर क्या है? तो ये पूछना चाह रहे हैं कि ट्रांसफार्मर बेसिकली करता क्या है। तो सबसे पहले तो याद रखो कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। तो आपके घर में, आपको याद होगा, आपके घर के आसपास भी कहीं ट्रांसफार्मर रखा होता है, तो क्या होता है उसके ऊपर ऐसे तार जुड़े होते हैं। वो क्या करते हैं, जो लाइट उसके ऊपर उतारी जाती है, अगर उसका वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना, तो उसको मैनेज करके जितनी आपको सप्लाई चाहिए वो ऐसे जारी करता है, ठीक है ना। इस तरीके से ट्रांसफार्मर का यही काम होता है। अगला प्रश्न है, जब गर्म पानी की अपेक्षाया अधिक तप्त गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका कारण क्या है? तो देखो जब गर्म पानी अपेक्षाया अधिक तप्त गिलास के ऊपर छिड़कोगे आप, ठीक है ना, जब, एक मिनट रुकेंगे, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। हाँ, जब आप तप्त गिलास के ऊपर छिड़कते हो तो वह टूट जाता है। इसकी वजह ये होती है कि जो ग्लास होता है ना आपका, जो ग्लास, वो क्या चाहता है, वो संकुचित होना चाहता है। अब ग्लास चूंकि उसका तो फिक्स है, ठीक है ना, ग्लास, तो दैट्स वाई जब वो संकुचित होने की कोशिश करता है तो फिर वो क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं इसको, अच्छे से दिखाई पड़ेगा। विद्युत दीर्घ दूरी तक उच्च वोल्टता एसी में पारंगत होता है, इसका क्या कारण है? तो देखो विद्युत ज़्यादा दूरी तक चला जाता है, ठीक है ना, इसकी वजह क्या होती है? तो इसकी वजह होती है वोल्टता का एसी में पारंगत। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा उच्च वोल्टता एसी में पारंगत होता है, इसका क्या कारण है? देखा है, वह द्रुतगामी है, ऊर्जा की कम हानि होती है। हाँ एग्जैक्टली, एसी के तहत जब आप चलते हैं तो ऊर्जा की हानि कम होती है। ट्रांजिस्टर के संविचरण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ठीक है ना, ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो ट्रांजिस्टर के ट्रांजिस्टर होता है उसके लिए हम सिलिकॉन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, किसका यूज़ करते हैं? सिलिकॉन का। वायु में ध्वनि का वेग क्या करता है? कह रहा है कि वायु में ध्वनि का वेग क्या होगा? तो देखो जब वायु, मतलब वायु में जो ध्वनि का वेग होता है, ऐसा कुछ पढ़ा है, तापमान के बढ़ने से घटता है, तापमान के घटने से
बढ़ता है, तापमान पर आश्रित नहीं होता है, तापमान के घटने से घटता है। हाँ एग्जैक्टली, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो स्पीड भी ज़्यादा होती है, और अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो स्पीड भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तापमान के घटने से घटता है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है धातु में वैद्युत धातु तार में वैद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। कह रहा है कि धातु के तार में ये क्यों होता है। देखो धातु के तार में होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। आपके घरों में जैसे मान लो यहाँ से आपके घर में लाइट आती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से जो तार पड़ा होता है ना, इस तार के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। तो जब लाइट चली जाती है तो मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, वो यहीं रुक गया, और जैसे ही लाइट आती है ना, तो ऐसा नहीं होता ये वाला इलेक्ट्रॉन बह के यहाँ जाएगा तब लाइट आएगी। जैसे ही यहाँ चालू करी लाइट, खटाक से आपके घर आ जाती है तुरंत बिना टाइम लिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो यहाँ से चालू करते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन मूविंग करता है और फटाक से इस वाले इलेक्ट्रॉन तक चीज़ें पहुँच जाती हैं। रुका हुआ इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ जाता है, फटाक से आपके घर में लाइट आ जाती है, ठीक है ना। इसकी वजह क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, थोड़ा सा ऊपर उड़ा लेता हूँ मैं। हम यहाँ पर 100 क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम क्या है। अगर ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में आपको कन्वर्ट करना है तो उसका नाम क्या होता है। तो ध्वनि ऊर्जा मतलब इस टाइम क्या बोलेंगे, जैसे जैसे मान लो मैं इस टाइम बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने माइक लगा रखी है, क्या लगा रखी है, माइक लगा रखी है। तो ये क्या हो जाएगा, माइक्रोफोन हो जाएगा। थर्मोस्टेट का उपयोग रेफ्रिजरेटर के तापमान के नियंत्रण में किया जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि क्या बताना है आपको, या द्विधातुक पट्टी, एक द्विधातुक पट्टी, अच्छा पारद तापमापी, चालू बंद स्विच, या फ्यूज। कह रहा है इनमें से किसका प्रयोग करते हैं, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखना, इनमें द्विधातुक पट्टी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न है, एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए। तो देखो, एक फ्यूज तार कब अच्छा होता है, ठीक है ना। तो उसका अगर गलनांक कम हो और जो प्रतिरोध हो वो उच्च हो तो उसे अच्छा माना जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने फ्यूज तार देखा था ना, तो वहाँ पर क्या था कि प्रतिरोध जो होता है वो उच्च होना चाहिए और गलनांक जो होता है वो कम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है। ये तो सभी को पता होगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर राइट करो। अगला प्रश्न है, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है किस पर। नक्षत्र है, अच्छा एक नक्षत्र का जो रंग है वो किस पर निर्भर करता है, सूर्य से दूरी पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर, या फिर पृष्ठीय ताप पर। तो जो उसका रंग होता है ना वो पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है, ठीक है। अगला है, कौन सा संघट्ट अत्यंत क्षतिकारक होगा। कह रहा है कि इनमें से कौन सा संघ जो है अत्यंत क्षतिकारक होगा। देखते हैं, दोनों कार टक्कर के बाद विपरीत दिशा में उछलती हैं, दोनों कार टक्कर के बाद एक दूसरे से चिपक जाती हैं और एक कार की तरह गति करती हैं, मतलब एक तरफ चलने लगती हैं। दोनों कार टक्कर के बाद एक ही दिशा में अलग अलग चलती हैं, टक्कर के बाद दोनों कारों की गति शून्य हो जाती है। तो संघट्ट का रीज़न यही होता है, संघट्ट क्या करता है, दोनों की गति को शून्य कर देगा। अगला है, सौर विकिरण का जो भाग पृथ्वी से परावर्तित हो जाता है वह क्या कहलाता है। कह रहा है सौर का जब विकिरण होता है तो जो भाग यहाँ से टकरा कर वापस चला गया उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है धवलता। क्या बोलते हैं, धवलता बोलते हैं, ठीक है ना। अगला है, हीमोग्लोबिन, अगला है, हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दो जीव अणु हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है। कह रहे हैं उन दोनों के लिए कौन सा कथन सही है। दोनों में लोहा है, दोनों में मैग्नीशियम है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और हीमोग्लोबिन में लोहा है, बस यही सही है। नहीं, अगला भी पढ़ लेते हैं एक बार। क्या था ना, ऑप्शन पूरे पढ़ने चाहिए, पता नहीं नीचे हो सकता है कुछ ऐड ऑन हो। अच्छा हीमोग्लोबिन में कोबाल्ट है, क्लोरो बस, हाँ तो फिर ठीक है, तो फिर सही है सी वाला। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, ठीक है ना। अगला है, केरोसिन लैंप में चिमनी के नीचे छेद होते हैं जिससे क्या होता है। तो देखो क्या होता है कि अगर छेद, जैसे ये लैंप है ना,
अगर यहाँ पे छेद होगा तो यहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। किसकी होगी? ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। ठीक है ना, तो हम लगा देंगे कि ऑक्सीजन का सप्लाई बना रहता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का साधारणतया तापमान क्या होता है? तो देखो ये तो बड़ा आसान सा है कि अगर मानव शरीर है तो आपको पता होगा 98.4 डिग्री। ठीक है ना, ये किस में होता है? फ़ारेनहाइट में होता है, जो कि सेल्सियस में कितना होगा? 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, इस तरीके से होता है। अगला प्रश्न है हमारा, थोड़ा सा जूम कर ले, नीचे ले आते हैं। लिखा है, तार सड़क कब आसानी से टूट जाती है? तो अगर तार की सड़क है और बारिश हो रही है, ठीक है ना, तो बारिश के कारण क्या होता है, उनके बीच की जो फिलिंग होती है वो निकलने लगती है, जिसकी वजह से रोड टूट जाती है, तार वाली सड़क। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भूमि तल के समीप वायु राशि क्यों अत्यधिक गर्म है? कह रहा है कि जो भूमि तल होता है वहां पर ज्यादा ही गर्म क्यों होता है? तो देखो क्या होता है, ध्यान रखना, जो आपका स्थल होता है ना, स्थल, ठीक है ना, वो बहुत तेजी से गर्म होता है। जबकि अगर हम जल की बात करें, ठीक है ना, तो जल क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। ये चीज ध्यान रखने वाली है। ठीक है, इस तरीके से। अब हम देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या हैं। तो ऑप्शन है, वायु राशि पार्थिव विकिरण से गर्म होती है। बिल्कुल, जो आपका पार्थिव विकिरण होना, पृथ्वी का गर्म होना, उसकी वजह से गर्म हो जाता है। अगला प्रश्न है, जब बंद थैली में रखे बद्धवत खाद्य पदार्थ को सूक्ष्म तरंग में तापित किया जाता है, तो सबसे पहले थैली में छेद क्यों करते हैं? ठीक है ना, तो कह रहा है कि थैली में छेद करके ही हम सूक्ष्म तरंग से इसको गर्म क्यों किया जाता है, क्या कारण होता है इसके? तो इससे ये होता है कि जो थैली होती है वो फटे ना। इसका सही हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, कि थैली को भाप के दाब से फटने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले उसमें एक छेद कर देते हैं। अगला प्रश्न है, एक निर्वात मार्जक भाप के अंतर नियम के अनुसार कार्य करता है, चंद्र कैसे काम करेगा? देखिए इस प्रश्न में कुछ गलती है तो हम इसे लीव करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक समतल दर्पण में परावर्तन के बाद ऐसे शब्द दिखेंगे, ठीक है ना, ई उल्टा दिख रहा है, सी दिख रहा है, एन ए एल। कह रहा है कि अगर ऐसा दिखता है तो ऐसा क्यों दिख रहा होता है? तो इसका मतलब नहीं, ये पूछ रहा है कि सामने से कैसा दिखेगा। तो अगर आप देखोगे पीछे से पढ़ के तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, ये एम्बुलेंस लिखा हुआ है। ठीक है ना, क्या क्या लिखा हुआ है, एम्बुलेंस। तो हम सीधा से उसको एम्बुलेंस टिक कर देंगे। आगे है, एक रबड़ की गेंद को 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, यदि प्रतिक्षिप्त होने के बाद वह कोई भी ऊर्जा और वेग नुकसान नहीं है, तब कितनी ऊंचाई तक वह ऊपर जाएगी? तो देखो अगर कोई भी नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना, तो वो जितनी बार जमीन पर गिरेगी उतनी बार वो कंप्लीट उतनी ही ऊंचाई को दोबारा से टच करेगी। अगला है, जब एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में एक बाल्टी पानी को झुलाया जाता है तब वह पानी ऊपर भाग से नीचे गिरता है, उस समय वेग जो होता है वो कितना होता है? तो अगर ऊर्ध्वाधर वृत्त में एक बाल्टी को आप गोल गोल ऐसे घुमा रहे हो ना, ऐसे करके ऐसे ऐसे घुमा रहे हो बाल्टी को, ठीक है ना, हाथ में पकड़ के, और कह रहा है कि तब पानी ऊपर भाग से नीचे नहीं गिरता है, तो उस समय ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि देखो, बाल्टी में वर्तमान पानी की मात्रा को ध्यान में ना रखते हुए न्यूनतम कपाट के नीचे, बाल्टी में वर्तमान पानी की मात्रा को ध्यान ना रखते हुए न्यूनतम कपाट के ऊपर। हाँ तो ठीक तो है, न्यूनतम कपाट के ऊपर मतलब आपको इतनी तेजी से घुमाना होता है कि वो जो पानी होता है वो नीचे की तरफ आपको गिरने नहीं देना है। तो ऐसा कब होता है, जब आप कंटिन्यू उसको झुलाते रहेंगे, जिससे क्या होगा, झुलाते समय वो पानी का जो फोर्स होगा ना वो विपरीत दिशा में काम करेगा। जब ऐसे ऐसे काम करोगे तो जो पानी इधर को गिरना चाहिए ना, वो इसके सर्कुलेशन की वजह से पीछे की तरफ काम करेगा और जिससे दीवार से टच रहेगा। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, बाल्टी में वर्तमान पानी की मात्रा को ध्यान में, या इस पर मात्रा का इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है ना, अगर आप तेजी से झुला रहे हो तो यहाँ पर मात्रा का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न है, क्यों शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियां मरती हैं? ऐसा किस वजह से होता है? तो ऐसा होता है खाने की कमी के कारण। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, आयुष के साधारण के कारण, ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण। तो यही हो जाएगा, ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण। ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण देखो,
ऑक्सीजन के अपचय कारण शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में मछलियां अधिक मरती हैं, ठीक है ना, क्योंकि मछलियों को ऑक्सीजन लेने में क्या होती है, कठिनाई होने लगती है, ठीक है, इसकी वजह से मछलियों की डेथ होने लगती है। अगला प्रश्न है हमारा, उस विकिरण का नाम बताइए जिसकी न्यूनतम ऊर्जा है। कह रहा है उस विकिरण का ऊर्जा, इस विकिरण ऊर्जा का नाम बताइए जिसकी न्यूनतम ऊर्जा है। गामा किरण, यूवी किरण, दृश्य किरण या सूक्ष्म तरंग विकिरण, इनमें से कह रहा है कि किसमें कम ऊर्जा होती है, ये पूछा जा रहा है बेसिकली। तो देखो सूक्ष्म तरंगों में जो ऊर्जा होती है वो कम होती है। अगला है, ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म में ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म होते हैं, इसकी वजह क्या होती है। तो देखो जो कच्ची मिट्टी होती है ना वो बुरी बुरी कुचालक होती है, ठीक है ना, कच्ची मिट्टी जो होती है वो क्या होती है, बुरी कुचालक होती है। लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर की ओर एक धुंधला धब्बा बन जाता है। कह रहा इसका कारण क्या है, अगर ज़्यादा दिन तक यूज़ करो तो बल्ब में एक धुंधला सा धब्बा पड़ जाता है। क्या वजह होती है इसकी, तो इसकी वजह होती है टंगस्टन तंतु की वाष्प बनकर वाष्प एकत्रित हो जाती है। टंगस्टन जो उसके अंदर फिलामेंट लगा होता है वो इसकी वजह होती है, तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, क्या कारों में ऐसे बम्पर होने चाहिए जो टक्कर पर सिमट जाएं। कह रहा है टक्कर पर सिमट जाने चाहिए। तो देखो क्या होगा इससे, हाँ, क्योंकि वो टक्कर के प्रभाव को झेलकर यात्रियों की सुरक्षा करते हैं। अगर मान लो ऐसे कार है, ठीक है ना, अगर दो कारें आमने सामने से ऐसे आती हैं और वो बहुत मजबूत है, बढ़िया एकदम से, जब टक्कर होगी तो सारा का सारा यात्रियों पर दबाव पड़ेगा और वो टकरा जाएंगे, चोट लग जाएगी। लेकिन अगर मान लो एक मजबूत है, इसकी का बम्पर जैसे है वो थोड़ा सा सिमटने वाला है, तो जब ऐसे घुसेगी अंदर की तरफ कार तो बम्पर छिड़कट जाएगा, जैसे इसकी जो ऊर्जा होगी वो सामने वाले में चली जाएगी और यात्री क्या होंगे, सुरक्षित हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की ऊपरी परत द्वारा किस प्रकार के विकिरणों का अवशोषण किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा पराबैंगनी, है ना। अगला है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। तो हाइड्रोजन बम का जो आविष्कार है वो किया था एडवर्ड टेलर ने। फैक्चुअल डेटा है, इसे याद करेंगे। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन है। देखो कितना आसान सा प्रश्न पूछा गया है आप सभी से, अगर आप सभी को याद हो तो कौन था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, याद है ना सभी को। अगर पूछा जाए कौन से विमान से गए थे तो याद रखिएगा इनके विमान का नाम था अपोलो 11, ठीक है ना, याद रहेगा। कब गए थे, ध्यान रखना 1969 के अंदर गए हुए थे, ठीक है ना, 1969 में। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अवतल लेंस वाला चश्मा पहनता है, इस कारण सामान्यतः दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब उसकी आंखों में कहाँ पर फोकस होगा, ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा दृष्टि पटल के सामने, ठीक है ना, क्योंकि देखो अवतल लेंस क्या करता है, यही तो काम होता है अवतल लेंस का, सामने की तरफ बनाता है। अगला हो जाएगा, अगला प्रश्न, तारकोल वाली सड़कों पर तारकोल वाली सड़कों पर टूट टूट तब होती है जब उनमें क्या हो जाता है। तारकोल वाली सड़कें कह रहे हैं कब टूट जाती हैं, जब सड़क पर पानी स्थिर हो जाए। बिल्कुल, अगर तारकोल की सड़क पर पानी स्थिर हो जाएगा तो उनमें क्या हो जाएगा, वो टूटने लगती हैं, ठीक है ना, सही बात है। अगला है, मायोपिया का दूसरा नाम क्या है। तो मायोपिया को क्या बोला जाता है, मायोपिया को बोला जाता है निकट दृष्टि दोष, तो जाएगा समीप दृष्टि, ठीक है ना। सूर्य का ताप हम तक पहुंचता है, किस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचता है, ये पहुंचता है विकिरण के द्वारा। कितने समय में पहुंचता है इसे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, भिन्न कोणों वाले परंतु समान ऊंचाई वाले दो आनत समतलों पर किसी गोले के लुढ़कने में क्या होता है। तो गोले के लुढ़कने में वही समय वही स्थितिज ऊर्जा लगती है, ठीक है। कह रहे कि अगर समान ऊंचाई वाले गोले अलग अलग आनत तलों पर लुढ़क रहे हैं तो लुढ़कने पर क्या होगा, तो उसी समय पर, ठीक है ना, वही गतिज ऊर्जा लगेगी अगर दोनों समान हैं तब, ठीक है। अगला है, खगोलीय अगला है, खगोल भौतिक एस्ट्रोफिजिक्स के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
तो देखो एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर प्रोफेसर चंद्रशेखर को, ठीक है ना, एस्ट्रोनॉमी वाली जो फिजिक्स होती है उसके अंदर किसको दिया गया था, प्रोफेसर चंद्रशेखर को दिया गया था, ठीक है ना। इन्होंने किस पर रिसर्च की थी, इनका नाम था एस चंद्रशेखर, मतलब सुब्रमण्यम चंद्रशेखर इनका नाम था, ठीक है ना। और इनको मिला हुआ था, इन्होंने किस पर रिसर्च की थी, तो इन्होंने ब्लैक होल पर भी रिसर्च की थी, ठीक है। अगला है निम्नोद्र में सर्वोच्च, एक मिनट, अगला प्रश्न था 52 नंबर, नमी की माप किसके द्वारा की जाती है, तो नमी की माप करने के लिए हमारे पास होता है हाइग्रोमीटर, क्या होता है, हाइग्रोमीटर। अगला है निम्नोद्र में किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है, तो देखो जल में जो होती है ऊष्मा का मान कांच तांबा शीशा से अधिक होता है, यही तो पूछा जा रहा है। तो कह रहा है कि सबसे जो विशिष्ट ऊष्मा होती है सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो सबसे ज्यादा होती है जल की विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है ना। अगला है विकृत विज्ञानी प्रयोगशालाओं में प्रयुक्त सूक्ष्मदर्शी कैसे बनता है, तो विकृत विज्ञानी जो प्रयोगशाला होती है, देखो ये बेसिकली जो है आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। फिलहाल इसका मैं ठीक आपको बता देता हूँ, आवर्धित आभासी सीधा और प्रतिबिंब, तो कोशिश करना इसे याद कर लेना, ठीक है। बाकी इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर m इक्वल्स टू 1+d/f करके वहाँ से इसको सॉल्व करके तब जो है आपको चीज़ें समझानी चाहिए, बट जो कि उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे पास कि हम आपको उसी तरीके से बिल्कुल समझा सके, सो आई एम सॉरी, बट आप ये समझ लो कि इसका यही वाला आंसर सही होगा। अगला है घरेलू रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग होता है, जो हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर होता है उसमें कौन सी गैस होती है, तो उसमें फ्रेऑन होती है, कौन सी होती है, फ्रेऑन। किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम उसके सबसे ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो तली के पानी में स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो ज्यादा होती है, ऊपर का पानी हिलता डुलता रहता है लेकिन नीचे का पानी क्या रहता है, स्थिर रहता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो देखो जो ध्वनि होती है वो सबसे तेज इस्पात में चलती है, क्योंकि ध्वनि जो होती है ना, साउंड वेव्स जो होती हैं उनको चलने के लिए क्या किसकी जरूरत पड़ती है, माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है मानवों के दो कान होते हैं क्योंकि दो कानों की सहायता से क्या होता है, अब कोई ये ना कह देना कि एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो इसलिए दो कान होते हैं, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा ध्वनि की दिशा आंकी जा सकती है, दो कान होने की वजह से आप ये पता कर सकते हैं ध्वनि की दिशा कौन सी है, ठीक है ना। अगला है पौधों में जड़ों के मार्ग में पानी पहुंचाने का कारण क्या है, कि जड़ के मार्ग से हम पानी क्यों देते हैं पौधों को, इससे क्या होता है केशिकत्व होता है, उससे क्या होता है नीचे से पानी वो अपना सोख लेते हैं और ऊपर ऊपर धीरे धीरे भेज देते हैं जिधर चाहिए होता है, ये क्रिया केशिकत्व कहलाती है, ठीक है ना। अगला है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन रेफ्रिजरेशन के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, फ्रियोन क्या किया जाता है वर्तमान समय में जो हम लोग रेफ्रिजरेटर लेकर आते हैं। किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कैसे कम की जा सकती है, ये पूछा जा रहा है। तो खगोलीय अगर कोई दूरबीन है कैसे करोगे, तो अगर आप नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ा देते हो तो उससे क्या होगा, आवर्धन क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। निम्नोक्त में से ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है, ध्वनि सबसे तेज इस्पात में चलती है, अभी डिस्कस किया था। किसी तरल पदार्थ की बूंद गोलाकार रूप से ग्रहण करने का कारण क्या होता है, नीचे आते आते जो होती है वो पदार्थ जो बूंद होती है वो गोल हो जाती है, कह रहा है इसकी वजह क्या है, इसकी वजह होती है पृष्ठ तनाव, क्या होता है, पृष्ठ तनाव। अगला है सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की कौन सी किरणें प्रयोग में आती हैं, ठीक है ना। ये पूछा जा रहा है कि कौन जो आपका फोटो चित्रण होता है उसमें कौन सी किरणें आप प्रयोग करते हो, तो वहां पर हम लोग कौन सी किरणें प्रयोग करते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ध्वनि का, सॉरी इंफ्रारेड किरणें, क्या हो जाएगा, इंफ्रारेड किरणें। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है, गले में पड़ा होता है ना डॉक्टर के, उसी की बात कर रहा है कि वो किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ध्यान रखना जो स्टेथोस्कोप होता है वो ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। अगला है
वर्णांध व्यक्ति निम्नलिखित में से किन रंगों में अंतर नहीं कर सकते हैं? जो वर्णांध व्यक्ति होते हैं उनको किन किन रंगों में अंतर होता है? जब आपका मेडिकल होता है तो वहां पर भी ये चीज चेक की जाती है, तो वहां पर लाल और हरे में प्रॉब्लम आती है चेक करने में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दृष्टि भ्रम कौन सा है? तो दृष्टि भ्रम क्या होता है कि रास्ते पे आप जा रहे हो, आपने देखा रास्ते में पानी दिख रहा है आपको, लेकिन जब वहां पहुंचे तो पानी नहीं था, तो इसे बोलते हैं मृग मरीचिका। ठीक है ना, ये मरीचिका होती है। अगला है, सूर्य के प्रकाश में गुलाब लाल दिखाई देता है, हरे प्रकाश में वह कैसे दिखाई देगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो हरे प्रकाश में वह काले रंग का दिखाई देगा। ठीक है ना, आप इसे प्रैक्टिकल कर सकते हो और इसके बाद कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको दिखा था या नहीं दिखा था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटी थी? क्या है, जेम्स टी वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने जीन डीएनए के संरचना की खोज की? आपको क्या करना है, देखो ये क्वेश्चन आप तभी कर सकते हो जब आपको इसकी ईयर्स पता हो। ठीक है ना, अगर ईयर नहीं पता होंगे तो ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो फिलहाल मैं आपको बताऊं कि ये वाला जो था ये 1953 में हुआ था। अगला है, यूरी गागरिन पहले अंतरिक्ष यात्री बने। ठीक है ना, अच्छा, तो रूस के व्यक्ति यूरी गागरिन अंतरिक्ष में गए हुए थे। ठीक है, उसके बाद ये घटना किस टाइम की है कंफर्म करना पड़ेगा। अगला है, डी क्रिस्टियन बर्नार्ड ने सबसे पहले मानव हृदय का प्रत्यारोपण किया था। अच्छा, ये तो घटना हो गई 1963 की। ठीक है, अगला है, विश्व का सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जो था वो 1996 में बनाया गया था, 1996 में। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 53, 63 और 96। देखिए मैं आपसे एक बात कहूँगा, ये जो यूरी गागरिन वाला है ना, इसको एक बार कंफर्म कर लेना। ठीक है, और उसके बाद आप इस क्वेश्चन को करना। ठीक है, सो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए, एक मुझे याद नहीं है जिसकी वजह से फिलहाल मुझे यहाँ पर ए जो है वो सही लग रहा है। ठीक है ना, अगला है, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन से संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो रॉकेट हमारा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, ये सा प्रश्न है। अगला है, पानी की एक बाल्टी को केवल एक हाथ में ले जाने के बजाय दो बाल्टियों को अलग अलग दो हाथों में ले जाना आसान होता है, ऐसा किस वजह से होता है? ऐसा है गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र की वजह से। हाँ जी बिल्कुल है, अगर आपने एक बाल्टी उठाई है तो आपको खुद से मैनेज करना पड़ता है बैलेंस को, लेकिन अगर आपने दोनों हाथों में एक एक बाल्टी उठा ली तो इससे क्या होता है, आपका जो गुरुत्व होता है वो खुद ही मैनेज हो जाता है। अगला प्रश्न है, पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलने पर क्या होता है? तो जब पानी का पृष्ठ तनाव आप अपमार्जक मिला देते हो तो घट जाता है। ठीक है, किसी प्रशीतक में शीतल प्रणाली सदैव कहाँ होनी चाहिए? ऊपर होनी चाहिए, तली में होनी चाहिए, मध्य में होनी चाहिए, या फिर कहीं भी होनी चाहिए? तो हमेशा कहाँ होनी चाहिए? टॉप पर होनी चाहिए। आपकी जो फ्रिज होती है उनके अंदर जो आपका रेफ्रिजर वाला होता है ना, जिसमें आप बर्फ जमाते हो, वो कहाँ होता है? वो ऊपर की तरफ होता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा। उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो लंबी दूरी के संचारणों के शुरू होने में अंकीय संकेतों के अनुरूप संकेतों में बदल देती है? क्या है, लंबी दूरी के संचारण के शुरू में अंकीय संकेतों के अनुरूप संकेतों में बदल देती है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो बेसिकली उसे क्या कहा जाता है, मॉडेम कहा जाता है। आलेख, ग्राफिक्स, पाठ, ध्वनि, वीडियो और सजीवन एनिमेशन के संयोजन में सूचना को क्या बोला जाता है? तो यहाँ पर सूचना को बोला जाता है बहुमीडिया। अगला है, पनडुब्बी पानी में चलती है, इसके इंजनों में निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो देखो ध्यान रखना, पनडुब्बी जो पानी में चलती है ना, तो पहले आपने सुना होगा कि डीजल पनडुब्बियाँ आती थी, तो डीजल पनडुब्बी भी आती हैं। ठीक है ना, तो इसके जो इंजन होते हैं उनमें डीजल का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में पहले कौन सी घटना घटी थी? फिर से सेम क्वेश्चन ऑन एन एवरेज रिपीट किया गया है। ठीक है ना, इसमें भी आपको सारे ही बताओगे तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। मानव का चंद्रमा पर उतरना, क्लोनिंग द्वारा डॉली को पैदा किया जाना, उसके बाद है
मानव वनसूत्र परियोजना को पूरा करना, एकीकृत चिप का अन्वेषण किया जाना। तो देखो मानव सूत्र परियोजना जो थी वो तो 1952 की थी, ठीक है ना, 1952 की हो गई। अगला क्या था, अगला है मानव सूत्र हो गया एकीकृत चिप का अन्वेषण करना, और डॉली 1996 हो गई, तो डॉली का तो 1996 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है मानव का चंद्रमा पर उतरना, है ना, तो ये 19 थिंक, जहां तक मुझे याद आ रहा है ये 1969 है, ठीक है ना। तो उसके बाद अभी इसके पहले वाले भी क्वेश्चन यही आया था, तो वहाँ पर अगर 69 करोगे तो ये सही हो जाएगा। तो वहाँ पर भी मैंने आपको यही बताया था जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। तो इसका आप सी सही कर लो, कौन सा, सी वाला सही कर लो, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसमें रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, कौन सा वो ऑप्शन होता है, परमाणु बम, डायनेमो, बैटरी। तो बैटरी में क्या होती है, बैटरी में देखो रसायन भरा होता है, उसके बाद विद्युत में बदल जाता है। मानव का 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन होता है, तो मानव जो हृदय होता है अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो कितनी बार होना चाहिए, 72 बार होना चाहिए। अगला है तड़ित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ठीक है ना, जो जो तड़ितपन होता है, ठीक है ना, वो कैसे उत्पन्न किया जाता है, तो वो उत्पन्न किया जाता है त्वरित विद्युत विसर्जन द्वारा, तो यहाँ हो जाएगा विद्युत विसर्जन द्वारा। अगला है कोहरा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है, तो कोहरा जो होता है वो आपका बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर काम करता है। निम्नलिखित में से वह युक्ति कौन सी है जो सिग्नल संकेतों को निम्न प्रतिरोध से उच्च प्रतिरोध में स्थानांतरित कर देती है, जो सिग्नल संकेत होते हैं निम्न प्रतिरोध क्षेत्र से उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, ये काम करना होता है ट्रांजिस्टर का, किसका होता है, ट्रांजिस्टर का। अगला प्रश्न है बिजली के उच्च वोल्टता वाले तार पर बैठे पक्षी को विद्युत मारण नहीं होता है, कह रहा है कि बहुत ज्यादा वोल्टता होती है फिर भी पक्षी जो होते हैं वो मरते नहीं है, इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह होती है वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए समृद्ध पथ नहीं बनाते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता है कि करंट उनके अंदर से प्रवाहित हो, दैट्स व्हाई वो बच जाते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस विकल्प से सूचना से प्रौद्योगिकी का संयोजन होता है, क्या इनमें से किस कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें ये पता चल रहा है कि सूचना जो प्रौद्योगिकी है वो पॉसिबल होती है, तो इसमें क्या हो जाएगा, परिकलन, व्यवसाय संचार, व्यवसाय इंटरनेट सॉफ्टवेयर, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी परिकलन और संचार, तो यही वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। किसी मिडी फाइल में अनुदेशों से ध्वनि उत्पन्न करने वाली इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जो होती है वो कौन सी है, ये पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्पीकर, ठीक है ना, मिडी फाइल में निर्देशों के ध्वनि उत्पन्न करना है तो क्या हो जाएगा, स्पीकर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से सॉरी ऊपर पढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा, निम्नलिखित में से सजीवन या एनिमेशन उत्पन्न करने वाली वह कौन सी तकनीकी है जिसमें एक प्रतिबिंब दूसरे में बदल जाता है, कह रहा है एक से दूसरे में चेंजिंग आ जाती है, उसे क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है आकृति निरूपण या फिर मार्फिंग। किसी बांध की दीवार नींव पर अधिक चौड़ी होती है क्योंकि, कह रहे हैं नींव पर ज्यादा चौड़ी बना देते हैं, ऊपर की तरफ पतली बनाते हैं, इसकी वजह क्या है, क्योंकि वह क्षैतिज समतल जो से बढ़ने वाले दाब को सहन कर सकती है, ऐसे नीचे की तरफ चौड़ी होगी ऊपर पतली होगी, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा लगेगा तो यहाँ पर मोटाई ज्यादा चाहिए होती है। अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, किसकी वजह से सौर ऊर्जा जो होती है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, इसमें से वो कौन सी चीज है, तो इसमें से वो होती है सिलिकॉन, ठीक है ना, क्या हो जाएगा आंसर, सिलिकॉन हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी, सेम चीज है, फिर से ईयर वाला क्वेश्चन आया है, तो अगर आपको चारों ईयर पता होंगे तभी इसका आंसर पॉसिबल हो सकता है। कोशिश करते हैं सारे आंसर ढूंढने की, ठीक है ना। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मानव अपेक्षिता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, अच्छा फिर तो ये कब का है, ये है 1905 का, ठीक है ना, ये कब का है 1905 का।
अगला है, मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ये कब का है? ये है 1900 का। अच्छा, मार्कोनी ने पहले बेतार सिग्नल के बारे में बात की थी। अच्छा, और उसके बाद है, तो ये कब का है? ये 1901 का। अगला है, मैडम क्वेरी ने पहला नोबेल पुरस्कार कब जीता? 1902 में। तो सबसे पुराना हो गया 1900 वाला। इसका मतलब सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादन। टीवी के लिए ध्वनि संकेत होते हैं, कौन से होते हैं? सही आंसर हो जाएगा आवृत्ति मॉडुलित, ठीक है ना, आवृत्ति मॉडुलित। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, सिग्नल के लिए लाल बत्ती का प्रयोग ही क्यों किया जाता है? क्योंकि हमें पता है लाल बत्ती के जो तरंग दैर्ध्य होती है वो अच्छी होती है। अगला है, ऊनी कपड़े सर्दी में शरीर की रक्षा करते हैं, क्योंकि क्योंकि वे ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अगला है स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा सुखाए जाते हैं? कैसे सुखाते हैं हम लोग? जो हमारा ड्रायर होता है ना, उसमें वॉशिंग मशीन के अंदर वो क्या काम करता है? तो उसमें अपकेंद्री बल लगता है। अपकेंद्री बल क्या होता है? अपकेंद्री बल जो होता है वो विपरीत दिशा में लगाया जाता है, ठीक है ना। ये किसमें होता है? ये होता है कपड़ा सुखाने की मशीन में होता है, दूध से दही निकालने जो दही वाली होती है उसमें होता है, ये होते हैं आपके अपकेंद्री, ठीक है ना, बाहर की तरफ लगाते हैं। अभिकेंद्री में सेंटर की तरफ फोर्स लगता है। अगला है, मानव का सामान्य रक्तदाब ब्लड प्रेशर पूछा जाता है, कितना होता है? तो 80-120 mm होता है, ठीक है ना। अगला है, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेता हूं। अगला है कि सीडी रोम डिस्क को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से किसकी जरूरत पड़ती है? तो सीडी रोम को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको लेजर किरण की जरूरत पड़ेगी। अगला है, पानी में हवा का बुलबुला किस तरीके का व्यवहार करता है? तो पानी के अंदर हवा का बुलबुला अवतल लेंस के जैसे व्यवहार करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, टेप रिकॉर्डर को किस चीज के समीप नहीं रखा जाना चाहिए? तो टेप रिकॉर्डर को कभी भी चुंबक के नजदीक नहीं रखा जाना चाहिए, ठीक है ना। हो सकता है कई बार आपसे ऐसा बोला जाता हो कि कोई भी चुंबक विम्बक जो है आप टीवी के पास ना ले जाओ, ठीक है ना, ऐसे आपसे बोला जाता होगा शायद। वैसे ऐसा होता है कि नहीं रखना चाहिए, ठीक है। अगला है, जब झूले पर बैठा कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले के दोलन की जो आवृत्ति होती है उसमें क्या अंतर पड़ता है? तो अगर ऐसा होता है तो उसकी जो आवृत्ति होती है वो बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, रात में कुहासे और कोहरे में फोटोग्राफी करना निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हुए संभव है? अगर आप करना चाहते हो तो अगर आप अवरक्त किरणों का प्रयोग करते हो तो ऐसा संभव है। निम्नलिखित में से उस सटोरियों को क्या कहते हैं जो दृष्टि से सौदों की खरीद करता है और वह उन्हें कीमत बढ़ने पर निकट भविष्य में बेच देता है, उसे क्या बोला जाता है? ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, उसे तेजड़िया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तेजड़िया। ये थे 100 क्वेश्चंस। इसके अगले 100 क्वेश्चंस हम पार्ट 2 के अंदर सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 तब आएगा जब इस वीडियो को आप वॉच कर लेंगे। आई होप कि आप लोग इसे कल तक वॉच कर लेंगे, तो मैं कल जल्दी ही इसका या फिर किसी अदर सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन लेकर आऊंगा। जल्द मुलाकात करूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।